नमस्ते छात्रों और अध्यापक भाई बहन। पिछले लगभग 1.5 महीने से ज्यादा हम आपके लिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़ गए हैं। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल और उसी के साथ साथ मान तहसील हिंदी अध्यापक मंडल और इसके द्वारा इन के साथ साथ मान तहसील शिक्षा विभाग उनके सहयोग से यह ऑनलाइन शिक्षा का उपक्रम हम चला रहे थे। आज तक यह उपक्रम 9 सितंबर को शुरू हुआ और आज तक पूरा पाठ्यक्रम यानी किताब में से जो कुछ पाठ है, कविताएं हैं, पूरक पठन है, उसी के साथ साथ जो भाषा अध्ययन यानी व्याकरण है, वे सभी घटक पढ़ाकर पूरे हुए हैं। और रचना विभाग में जो निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है, उन सभी घटकों की जानकारी आज तक आपके सामने रखी गई है। अब इन सभी घटकों के हो जाने के बाद महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रहता है कि जो कृति पत्रिका परीक्षा में आने वाली है उसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो उसकी जानकारी मैं लेकर आपके सामने आया हूं। मैं रूपनगर गोरख अंकुश श्री पानलिंग विद्यालय वावरहिरे इस पाठशाला से जुड़ा हूं। हमारे तहसील के अध्यक्ष इस उपक्रम के प्रेरणा स्रोत पितामह जी जिन्हें हम कहते हैं, वे आदरणीय गुरुवर्य ताका सूर्यवंशी जी, सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के उपाध्यक्ष मुजावर जी, मुल्ला सर जी, खामकर सर जी और मान तहसील के अध्यक्ष तांबोली सर जी, मान तहसील शिक्षा विभाग के गट शिक्षा अधिकारी सो विभूति मैडम जी, उसी के साथ साथ विस्तार अधिकारी जी गायकवाड़ मैडम जी और कार्यकारिणी के जो सभी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का मैं यहाँ आभार ज्ञापित करना चाहूंगा क्योंकि उनके कारण ही यह इस उपक्रम में मुझे ये घटक प्राप्त हुआ है, मिला है। अब इस उपक्रम की हम जानकारी लेंगे। छात्रों, आप सभी को ज्ञात है, मालूम है कि ये जो हमारा भाषा विषय है, हिंदी विषय, वह हिंदी विषय की कुल इस विषय के कुल अंक 100 होते हैं और इस 100 में से 80 अंक की कृति पत्रिका आपको लिखित रूप में छुड़ानी पड़ती है और 20 अंक जो पाठशाला स्तर पर आपकी जो स्वाध्याय होते हैं और जो मौखिक परीक्षा होती है उसके लिए विभाजन उसका होता है। तो मौखिक परीक्षा के बारे में जो 20 अंक है उसके गुणदान के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने आ रहा हूं कृति पत्रिका लेकर। तो कृति पत्रिका हमारी कुल मिलाकर 80 अंकों की होती है और इस 80 अंकों के उसका जो विभाजन है वो विभाजन इस प्रकार रहता है। गद्य यानी जो किताब में जो पाठ होते हैं वे पाठ हमें 20 अंकों के लिए कृति पत्रिका में आते हैं। जो कविताएं होती हैं जिन्हें हम पद्य कहते हैं वो पद्य विभाग 12 अंकों के लिए होता है। तो 20 अंक गद्य के लिए, 12 अंक पद्य के लिए। और पूरक पठन ये जो अलग प्रकार का घटक है, इस पूरक पठन के लिए 8 अंक होते हैं। और चौथा जो सवाल होता है, चौथी कृति होती है प्रमुखता से, वो होती है भाषा अध्ययन की। तो इस भाषा अध्ययन के लिए कुल मिलाकर 14 अंक यहाँ होते हैं। और रचना विभाग में जो उपयुक्त लेखन होता है वह कुल मिलाकर 26 अंकों का होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसके 80 अंक जो हैं वह बन जाते हैं। अब इस
80 अंकों का ब्यौरा अब हम कृति पत्रिका के रूप में आपके सामने देखने वाले हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ कृति पत्रिका दे रहा हूं। तो यहाँ इस कृति पत्रिका में देखिए, जो गद्य विभाग होता है वह गद्य विभाग जो है वह गद्य विभाग 20 अंकों के लिए होता है। उसका विभाजन किस प्रकार होता है जरा देखिए। इसमें कुल मिलाकर 3 आपको गद्यांश दिए जाएंगे। पहले 2 गद्यांश पाठ्य किताब में से होंगे, पाठ्य पुस्तक में से होंगे, और उसके बाद जो भी घटक होगा, जो गद्यांश होगा, एक तीसरा जो होगा वह अपठित गद्यांश होगा। यानी आपकी किताब में से वह गद्यांश नहीं होगा, गद्य घटक, वह आपने जो घटक पढ़े नहीं है वह घटक आपके सामने दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस गद्यांश में जो कई सवाल होते हैं उन चार अंक के लिए कृति उपलब्ध नहीं होती है, तो 2-2 अंकों की 2 कृति आपको दी जाएंगी। 2-2 घटक होंगे इस एक उपक्रम में, और वहां आधा अंक एक कृति के लिए आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार घटक 4 हर एक के लिए आधा अंक, तो कुल मिलाकर 2 अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार दूसरी भी कृति, इसमें जिसके ये जो आकलन कृतियां हैं, पहली कृति दूसरी कृति, वो भी 2 अंकों के लिए होगी। तो यहाँ भी 2 घटक रहेंगे या फिर 4 घटक रहेंगे। यदि 2 घटक रहते हैं तो 1-1 अंक रहेगा, और यदि 4 घटक रहेंगे तो वहां आधा अंक जो है वह आने वाला है। तो कुल मिलाकर 2 अंक यहाँ विभाजित हो गए। पहले घटक के लिए 2 अंक, दूसरे घटक के लिए 2 अंक, तो यहाँ 4 अंक हमने देख लिए। तीसरा जो घटक है वह देखिए, आपको इस प्रकार दिया जाएगा कि शब्द संपदा के बारे में यहाँ आपको सवाल दिए जाएंगे। यह जो शब्द संपदा घटक है वह 5वीं कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक आपने जो भी व्याकरण के कई घटक देखे हैं उनमें से कौन से भी घटक पर यहाँ आपको सवाल दिए जाएंगे, कृतियां दी जाएंगी। जैसे कि अनेकार्थी शब्द, यानी एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, तो 2 अर्थ वाले शब्द आपको दिए जाएंगे, उनका अर्थ बताने के लिए कहा जाएगा। या फिर शब्द युग्म है, तो एक साथ जोड़ कर शब्द आते हैं, वे शब्द युग्म है। फिर समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या फिर विरुद्धार्थी शब्द, इस प्रकार के घटक उसमें होंगे। साथ ही साथ उसमें उपसर्ग वाले शब्द दिए जाएंगे, जिसमें से उपसर्ग आपको ढूंढना पड़ेगा, या फिर उपसर्ग जोड़कर नया शब्द तैयार करने के लिए पूछा जाएगा। जिस प्रकार उपसर्ग वाला सवाल आएगा उसी प्रकार प्रत्यय की कृति आपको आ जाएगी। तो प्रत्यय में भी प्रत्यय ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए सवाल आ जाएगा, या फिर प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने के लिए यहाँ कृति दी जा सकती है। इसी के साथ साथ शब्द समूह के लिए एक शब्द, इस प्रकार भी हमने कई शब्द 5वीं से लेकर 9वीं तक पाठों में देखे हैं, तो वह भी आ जाएंगे। कई बार कठिन शब्दार्थ भी दिए जाएंगे, जिनका अर्थ आपको लिखने के लिए कृति दी जाएगी। फिर लिंग, वचन, ये जो है घटक है, ये पहचानने के लिए भी आ सकते हैं या फिर बदलने के लिए भी आ सकते हैं। जैसे कि लिंग बदलो, जैसे कि वचन बदलो, जैसे कि लिंग पहचानो, वचन पहचानो। आपको एक शब्द दिया जाएगा और उसके वचन
या लिंग आपको पहचानने के लिए भी कृति दी जा सकती है। उसी के साथ साथ कीदंत शब्द, तद्धित शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या विदेशी शब्द, इस प्रकार जो 15 घटक हैं, उन 15 घटकों पर शब्द संपदा में सवाल आपको पूछा जाएगा। यह जो गद्यांश दिए जाएंगे, हर गद्यांश में इस प्रकार की शब्द संपदा की कृति आ जाएगी। तो यहाँ तीसरा घटक हमने देखा 2 अंकों के लिए, जो 5वीं से लेकर 9वीं तक का जो व्याकरण का घटक है। और चौथे सवाल में हमारी जो कृति पत्रिका है, उस कृति पत्रिका में चौथी कृति में जो घटक नहीं होंगे, वे घटक यहाँ शब्द संपदा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। अब चौथी जो कृति होगी, वह कृति इस प्रकार होगी। जरा आपके सामने जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन देखेंगे तो इस प्रकार का जो ऊपर गद्यांश दिया गया है, उस पर सवाल दिया जाएगा और उस एकाध विषय पर आपको अपने विचार लिखने के लिए सवाल दिया जाएगा। वह उसका जवाब जो है वह 25 से 30 शब्दों में लिखना अपेक्षित है, यानी लगभग 5-6 या ज्यादा से ज्यादा 7 पंक्तियों में वह जवाब आपका पूरा होना जरूरी है। आपके शब्द का आकार, लिखावट का आकार किस प्रकार का है, उस पर यह पंक्तियों की संख्या जो है वो मर्यादित रहेगी, वो निर्धारित रहेगी। और जिस प्रकार से आप सोमत यहाँ प्रस्तुत करेंगे, इस सोमत में यह अपेक्षित है कि आप अपने मन से उस घटक का जवाब जो है वह लिखें, क्योंकि आपके विचार महत्वपूर्ण है। यहाँ जवाब लिखते समय बिल्कुल भी हमें उस गद्यांश से के कई शब्द है उनका प्रयोग नहीं करना है, आपके शब्द वहां आने अपेक्षित है। उसी के साथ साथ यहाँ यह अपेक्षित है कि आपने जो जवाब लिखा है, वह जवाब बिल्कुल सकारात्मक सोच वाला हो, नकारात्मक विचार यहाँ अपेक्षित नहीं है। जो परीक्षक उत्तर पत्र आपका जांचेंगे तो उस समय आप ध्यान रखें कि निश्चित रूप से हम जो लिख रहे हैं वह सकारात्मक सोच वाले जवाब या शब्द, वाक्य लिखने यहाँ अपेक्षित हैं। इसके बारे में आपके अध्यापक आपको मार्गदर्शन करते हैं, किया भी होगा और आगे करेंगे भी। तो यह कुल मिलाकर पहला गद्यांश हो गया 8 अंकों के लिए। बिल्कुल उसी प्रकार की कृतियां दूसरे गद्यांश में आने वाली हैं। तो दूसरा गद्यांश भी 8 अंकों का हो जाएगा। उसमें भी पहला घटक 2 अंकों के लिए, दूसरी कृति 2 अंकों के लिए, तीसरी कृति जो है वह फिर शब्द संपदा के बारे में आ जाएगी, वह भी 2 अंकों के लिए। और चौथा जो घटक है वह भी उसी प्रकार सोमत के लिए उस परिच्छेद पर यानी उस गद्यांश पर आपको पूछा जाएगा, यानी यहाँ भी 8 अंक पूरे हो गए। पहला गद्यांश 8 अंकों के लिए, दूसरा गद्यांश 8 अंकों के लिए। यहाँ इस प्रकार कुल मिलाकर 16 अंकों के जो गद्यांश है वह आपके पाठ्य पुस्तक में से यानी किताब में से आने वाले हैं। अब हम आ रहे हैं अगले गद्यांश की ओर, जो अपठित गद्यांश होगा। सवाल इस प्रकार होगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब यह जो गद्यांश है वह 4 अंकों के लिए इस पर कृतियां आपको आने वाली है। उसी प्रकार यहाँ पहली जो 2 अंकों के लिए कृति होगी वह होगी, आपको कृति दी जाएगी और उसी गद्यांश में से आपको वह जो जवाब है वह ढूंढकर वह कृति आपको पूरी करनी है। अब देखिए, वह 2 अंकों के लिए 4 घटक पूछे जाएंगे या फिर 2 घटक 1-1 अंक के लिए दिया जाएगा। ये परीक्षक पर अवलंबित रहता है, प्रासंगिक पर वह अवलंबित रहता है कि घटक किस प्रकार दिए जाते हैं, देंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए छात्र, आप इसका जवाब आपको कहीं से ढूंढना, बाहर से पढ़ाकर पठित करके नहीं लिखना है।
जवाब आपका उसी गद्यांश में से होगा, यह ध्यान रखें आप और इन बातों पर गौर करें। आगे दूसरी कृति उस पर होगी 2 अंकों के लिए, वह स्वमत वाली रहेगी। यहाँ भी ऊपर के जो गद्यांश है, जो पठित गद्यांश देखे थे किताब में से, उसी प्रकार से आपको यहाँ 25 से 30 शब्दों में जवाब जो है वह आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ भी आपके वही सकारात्मक सोच वाले विचार अपेक्षित है परीक्षक को। तो इस प्रकार पहला गद्यांश 8 अंकों के लिए, दूसरा गद्यांश 8 अंकों के लिए और तीसरा अपठित गद्यांश जो है वह 4 अंकों के लिए, यानी कुल मिलाकर 20 अंकों की जो कृति पत्रिका ये हमने आज देखी है। अब हम दूसरे विभाग की ओर आ रहे हैं। जो दूसरा विभाग है पद्य। अब इस पद्य विभाग में भी यहाँ आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे और ये दोनों पद्यांश जो है पद्यांश के लिए अंक रहेंगे। इसमें पहला जो पद्यांश रहेगा वह पहला पद्यांश बिल्कुल भक्तिकालीन काव्यों के बारे में पूछा जाएगा। यानी हमारे किताब में जो 2 कविताएं हैं वो 2 कविताएं भक्तिकालीन विचारधारा की हैं, जिसमें एक कविता के कवि संत तुलसीदास जी हैं और उस कविता का नाम है बरस ही जलद, और दूसरी कविता की कवयित्री मीराबाई जी हैं। आपने बिल्कुल सही जाना। कवि कविता का नाम गिरिधर नागर यह है। तो इन 2 कविताओं में से ही आपको पहला पद्यांश जो है वह आने वाला है। या बिल्कुल दिमाग में गौर से विचार बिल्कुल यह करना है कि पहला पद्यांश निश्चित रूप से इन 2 कविताओं में से ही आने वाला है। यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। यदि आप दोनों कविताओं को जरा गौर से पढ़ेंगे, ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आपको 6 में से 6 अंक वहां प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पद्यांश दिए जाएंगे आपको, तो उस पद्यांश के सभी शब्दों का अर्थ जो है वह आपको मालूम होना अपेक्षित है। क्योंकि यहाँ यदि हम सभी शब्दों का अर्थ ज्ञात कराते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको भावार्थ लिखने में दिक्कत नहीं आएगी और सरल अर्थ लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से वह जो 2 अंकों की कृति होती है वह आप छुड़ा सकते हैं। अब देखेंगे 6 अंकों का जो विभाजन है वह किस प्रकार रहेगा। तो पहले आकलन कृति रहेगी पहली 2 अंकों के लिए। यहाँ यदि 2 कृतियां दी जाएंगी आपको, तो एक कृति के लिए आपको एक एक अंक जो है वह दिया जाएगा। और यदि 4 घटक दिए गए हैं तो हर घटक के लिए आधा आधा अंक, इस प्रकार 2 अंकों के लिए वह कृति आपको दी जाएगी। अब देखिए यह पहला घटक होगा 2 अंकों के लिए। फिर जो दूसरा घटक है वह फिर उसी प्रकार आपको शब्द संपदा के बारे में आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि जिस प्रकार आपको वह शब्द संपदा के घटक जो है 15 बता दिए, वचन लिंग वगैरह, तो वह उसमें से ही आपको कई घटक जो है वह आने वाले हैं। तो वह 2 अंकों के लिए आपके सामने रहेंगे। और फिर 2 अंकों के लिए जो अंतिम कृति है वह इस प्रकार रहेगी कि उपर्युक्त 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए, या फिर अंत
ध्यानपूर्वक यह देखिए कि अन्य कविताएं भी आपको बारीकी से पढ़नी है और वो कविताएं आपको पढ़ने के बाद उस पर गौर से बारीकी से उसका भी अर्थ आपको मालूम करा लेना है। अब यहाँ जिस प्रकार की ऊपर जो हमने कृति देखी, पद्यांश देखा, उसी प्रकार से यहाँ सवाल दिए जाएंगे। पहला घटक 2 अंकों के लिए और उसमें या तो 4 घटक होंगे, 4 घटक होंगे तो आधे आधे अंक के लिए, 2 घटक होंगे तो 1 अंक के लिए। फिर दूसरी कृति में भी उसी प्रकार शब्द शब्द संपदा के बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे और वह आपको वहां लिखने हैं। वह भी 2 अंकों के लिए वह कृति रहेगी। फिर उसमें से तीसरी जो कृति रहेगी वह इस प्रकार रहेगी कि जो दिए गए पद्यांश में से 4 पंक्तियों का भावार्थ या सरल अर्थ अपनी 25 या 30 शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार आपको यहाँ अपनी भाषा में सरल शब्दों में आपको लिखना अपेक्षित है। यहाँ कई छात्र कई बार क्या करते हैं, जरा देखिए, कविता की पंक्तियां जैसी है वैसी लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कविता की पंक्तियां लिखना अपेक्षित नहीं है छात्रों। आप इस बात से जरा और ज्यादा विचार करें। आपको अर्थ लिखना है, अपनी भाषा में अर्थ लिखना है और वह अपनी भाषा वाक्य है उसे सिर्फ गद्य रूप में सम्मिलित करना है और वह लिखने की आपको कोशिश करनी है। कई छात्र बहुत बढ़िया ढंग से इसका जवाब लिखते हैं। तो ध्यान लिखते समय यह बात ध्यान में रखिए कि ज्यादा भी हमें नहीं लिखना है। यदि ज्यादा अर्थ लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ सोचने के लिए समय गवा देंगे और उसी के साथ साथ लिखने के लिए भी समय हमारा ज्यादा जा सकता है। तो आगे जो अंतिम कई कृति पत्रिका अंतिम रूप जब हम लिखने जाते हैं तो हर भाग में ज्यादा समय लगता है कई घटकों के लिए। तो एक का दूसरा घटक लिखने का रह जाएगा आपको, जो 3 घंटे होते हैं कृति पत्रिका छोड़ने के लिए, तो आपको कम पड़ सकता है। तो उसका नियोजन आपको पहले से ही सोमत के लिए आपकी पूरी तैयारी पहली परीक्षा से यानी कसौटी परीक्षा से ही करनी जरूरी है। अब यहाँ दूसरा पद्यांश हमने देखा यानी पद विभाग देखा। पहले पद्य के लिए पद्यांश के लिए 6 अंक, दूसरे पद्यांश के लिए 6 अंक, इस प्रकार 12 अंकों का हो गया। अब हम आ रहे हैं तीसरे विभाग की ओर। जो तीसरा विभाग जो है वह पूरक पठन का रहेगा और इस पूरक पठन में से 8 अंकों के कृतियां आपको पूछी जाएगी। पहला जो गद्यांश होगा, पूर्व पठन हमारे सामने गद्य रूप में भी है और पद्य रूप में भी है, यह बात आप ध्यान से रखिए। तो जो गद्यांश है उन गद्यांश में से किसी एक गद्यांश आपको दिया जाएगा और वह 4 अंकों के लिए रहेगा और उस 4 अंकों की जो कृतियां हैं वह आपको 2 घटक 2 अंकों के लिए पूछे जाएंगे या फिर 4 घटक आपको 2 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। यानी फिर यदि 2 घटक है तो एक एक अंक के लिए एक एक घटक, और यदि 4 घटक है तो आधे आधे अंक का प्रति एक घटक, यानी कुल मिलाकर 2 घटकों के लिए 1 अंक, यानी 4 घटकों के लिए 2 अंक। इस प्रकार की कृति आपको पूछी जाएगी। और फिर उसमें जो दूसरी कृति रहेगी, दूसरा सवाल रहेगा, वह होगा आपको जो गद्यांश दिया गया है उसमें से विषय दिया जाएगा और उस विषय पर आपको 25 से 30 शब्दों में फिर अपने विचार या अपना जो सोमत है वह लिखने के लिए सवाल दिए। 2 अंकों के लिए अब हम दूसरे घटक की ओर आ रहे हैं पूरक पठन में से, जो पद्यांश रहेगा। यानी पूरक पठन की जो कविताएं हमारे सामने दी गई है, पूरक पठन वाली कविताएं कह रहा हूं, ध्यान में रखिए। तो वे कविताओं में से उन कविताओं में से 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में है, उसमें से एक कविता पर यह सवाल पूछा जाएगा, यह कृति आपको दी जाएगी और वह कृति भी 4 अंकों के लिए रहेगी। अब यहाँ वह भी पहले जो उसमें पहला सवाल रहेगा तो वह पहला सवाल भी
उसी प्रकार रहेगा। या तो 2 घटक दिए जाएंगे तो वे 2 घटक 2 अंकों के लिए रहेंगे, या फिर यदि 4 घटक दिए जाते हैं, 4 कृतियां दी जाती हैं, तो आधे आधे अंक के लिए एक कृति यानी 2 अंकों के लिए वह कृति रहेगी। तो इन सभी के जो जवाब रहेंगे, पहली सवाल का जवाब उस पद्यांश में ही होगा। अब हम दूसरे पद्यांश की यानी पद्यांश में जो है वह दूसरे सवाल की ओर हम आएंगे, दूसरी कृति की ओर आएंगे। वह रहेगा, आपको एक विषय दिया जाएगा और उस विषय पर आपको 25 से 30 शब्दों में सवाल यानी अपने विचार स्वमत जो है वह प्रकट करने के लिए, लिखने के लिए दिए जाएंगे। तो वह 2 अंकों के लिए हो गए। तो यहाँ छात्रों ध्यान दीजिए कि सिर्फ आपका स्वमत जो गद्य विभाग तक है यानी पूर्व पठन तक है, वह सिर्फ स्वमत आपके कुल मिलाकर 10 अंकों के लिए होते हैं। तो 80 में से 10 अंक सिर्फ आपके विचारों के अंक है, आपके मत के अंक है। ये बात ध्यान से रखिए, क्योंकि पहले गद्यांश में 2 अंकों का स्वमत है, गद्यांश में 2 अंकों का स्वमत है। तीसरा जो अपठित गद्यांश है उसके लिए 2 अंकों का स्वमत है, और पूरक पठन में से 2 जो पूर्व पठन के गद्य और पद्य अंश दिए जाएंगे, तो गद्य अंश के लिए 2 अंकों का स्वमत है, पद्य अंश के लिए 2 अंकों का स्वमत है। यानी आपके विचार कितने महत्वपूर्ण है जरा सोचिए। तो आपके विचार यहाँ लिखते समय, प्रकट करते समय अच्छी भाषा में, सरल भाषा में यदि आप पेश करेंगे तो आपको निश्चित रूप से 10 में से 10 अंक मिल जाएंगे, और वह पाना आपके विचारों पर, आपके ज्ञान पर, आपके हिंदी भाषा के ज्ञान पर वह अवलंबित रहेगा। इसी के साथ साथ यहाँ शुद्ध लेखन लिखना बेहद जरूरी है इस स्वमत में। अब यहाँ हमने 5 विभागों में से 3 विभाग देख लिए। अब मैं आ रहा हूं चौथे विभाग की ओर। चौथा विभाग है भाषा अध्ययन, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो यह कुल मिलाकर 14 अंक के लिए विभाग पूछा जाएगा, घटक पूछा जाएगा। अब आपको इस प्रकार कृति दी जाएगी कि सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कुल मिलाकर आपको 11 कृतियां दी जाएंगी। पहली कृति 1 अंक के लिए रहेगी, और वह इस प्रकार की रहेगी, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचानो। अब देखिए, जो विकारी शब्द हैं, उन विकारी शब्दों में से ही आपको वह शब्द भेद जो है वह पहचानने के लिए दिया जाएगा। और विकारी शब्दों के प्रकार हमने देखे हैं, 4 है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ये इन 4 घटकों में से भी क्रिया आपको यहाँ नहीं दी जाएगी। सिर्फ पहले जो 3 विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तीनों में से ही एक शब्द आपको दिया जाएगा, और तीनों में से एक शब्द आपको पहचान कर उसका जवाब जो शब्द भेद है वह पहचान कर आपको लिखना है, और इसके लिए आपको 1 अंक रहेगा। दूसरा सवाल आपको रहेगा कि निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको जो 4 अवयवों के प्रकार पढ़ाए गए हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, इनमें से 2 अव्यय आपको दिए जाएंगे, और 2 में से सिर्फ आपको 1 अव्यय का वाक्य में प्रयोग, सार्थक वाक्यों में यानी आप जो वाक्य बना रहे हैं उस वाक्य में उस अव्यय का सही ढंग से प्रयोग होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हम उस अव्यय का अर्थ अलग होता है और हमारा वाक्य अलग दिशा से होता है, तो वो ना हो, यह जिम्मेदारी आप लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ढंग से यह आपको 1 अंक मिल जाएगा। तीसरी कृति रहेगी संधि तालिका पूरी करने के लिए, या फिर संधि भेद पहचानने के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए आप, या फिर आपको संधि बनाने के लिए भी
सवाल दिया जा सकता है। संधि का भेद लिखना जरूरी है। यह आपको दो घटक दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक शब्द का या तो विच्छेद करना है या फिर शब्द बनाना है, और या फिर संधि का प्रकार या संधि का जो भेद है वह पहचानना है। तो तीनों में से दो प्रकार के आपको आधे आधे अंक के लिए यहाँ घटक होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ एक अंक आपको संधि भेद पहचानने के लिए दिया जाएगा। तीसरा घटक हमने देखा कि संधि तालिका पूरी कीजिए, वह एक अंक के लिए रहेगा। अब हम चौथे घटक की ओर आ रहे हैं। सवाल इस प्रकार रहेगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। देखिए, जब हमने सहायक क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया की तासिका ली थी मैंने, तो उसमें आपको बता दिया था किस प्रकार जवाब जो है वह लिखना है। आपको एक वाक्य दिया जाएगा, दो वाक्य दिए जाएंगे, दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य की जो सहायक क्रिया है वो आपको पहचाननी है। अब जब आप पहचानेंगे तो उस पहचानी हुई क्रिया है उसका मूल रूप आपको लिखना है, और आगे निर्देशक चिन्ह देकर आपको सहायक क्रिया इस प्रकार जवाब लिखना है। जवाब किस प्रकार लिखना है मैंने आपको बता दिया था। तो यह आपको एक अंक के लिए पूछा जाएगा। अगली जो पांचवी कृति रहेगी वह इस प्रकार रहेगी कि निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। देखिए, तो आपको मूल क्रिया दी जाएगी और आपको उस मूल क्रिया के प्रथम प्रेरणात्मक रूप या और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप दोनों रूप लिखने हैं। ध्यान रखिए, दोनों में से एक नहीं, दोनों दो क्रियाएं दी जाएंगी, दोनों में से किसी एक क्रिया के दोनों रूप लिखने अपेक्षित हैं। आप कहेंगे कि एक क्रिया का मैं एक रूप लिखूंगा और दूसरी क्रिया का दूसरा रूप लिखूंगा, तो ये सिर्फ आपको आधा अंक वहां मिलेगा। यदि आपको पूरा एक अंक पाना है तो कौन सी भी एक क्रिया का आपको प्रथम प्रेरणात्मक रूप भी लिखना पड़ेगा और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप भी लिखना पड़ेगा। तो ये प्रथम प्रेरणात्मक आधे अंक के लिए और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप आधे अंक के लिए, यानी कुल मिलाकर एक अंक के लिए यह सवाल होगा। अब हम अगले सवाल की ओर आते हैं। यहाँ अगले सवाल में अगला सवाल इस प्रकार होगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ आपको दो मुहावरे दिए जाएंगे, तो दोनों में से एक मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है और उसी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। तो अर्थ लिखने के लिए आधा अंक और सही सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए आधा अंक। तो इस प्रकार आपको पूरा एक अंक मिल जाएगा। यदि आप अर्थ गलत लिखते हैं तो शायद आपका पूरा अंक जा सकता है। तो इसलिए मुहावरों के अर्थ लिखते समय ध्यान रखें कि अर्थ सही होना अपेक्षित है परीक्षक को, और उसी के साथ साथ वाक्य भी सही ढंग से उसका लिखना जरूरी है। तो अर्थ लिखने के लिए आधा अंक और सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए आधा अंक, इस प्रकार आपको एक अंक वहां मिलेगा। इसके लिए अथवा रहेगा, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। आपको कोष्टक में मुहावरे दिए जाएंगे और नीचे आपको वाक्य दिया जाएगा। तो वाक्य में जो मुहावरे से संबंधित वाक्यांश है उस वाक्यांश को अधोरेखांकित किया गया होता है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो ऊपर मुहावरे दिए गए हैं कोष्टक में, उनमें से जो सार्थक अर्थ वाला मुहावरा वहां बैठता है वहां अधोरेखांकित किया हुआ वाक्यांश निकालना है और वहां ऊपर वाला जो सार्थक मुहावरा है उसका प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान रहे
कि जो मुहावरा दिया गया होता है वह क्रिया का ना जोड़कर दिया होता है, तो वहां हमें ना का प्रयोग उस वाक्य के पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार आपको करना है, यह बात ध्यान में रखिए। तो यह बात गौर से हम करेंगे तो निश्चित रूप से 1 अंक आपको मिल जाएगा। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। आपको 2 वाक्य दिए जाएंगे, दोनों वाक्यों में एक एक कारक होगा और आपको किसी एक वाक्य में से जो कारक है वो कारक पहचानना है और पहचान कर उसका भेद या प्रकार जो है वह लिखना है। तो पहचानने के लिए आधा अंक और यहाँ वो उसका भेद लिखने के लिए आधा अंक, इस प्रकार आपको 1 अंक वहां मिल जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। देखिए, तो यहाँ यह सवाल लिखते समय आपको जब वाक्य दिया जाएगा तो उस वाक्य में बिल्कुल भी विराम चिन्ह नहीं दिए जाएंगे, उनका प्रयोग नहीं दिया जाएगा, बिना विराम चिन्हों का वाक्य आपको दिया जाएगा। आपको विराम चिन्ह की जो हमारी तासिका हो गई है परसों, उसमें जो आपको घटक दिए पढ़ाए गए, कल जो तासिका हुई थी उसमें जो आपको विराम चिन्ह पढ़ाए गए हैं, लगभग 15 या 16 विराम चिन्ह आपको जावेद सर जी ने पढ़ाए, तो सही ढंग से उन्होंने पढ़ाए हैं। तो उसके अनुसार जो आपने सही ढंग से यहाँ उन विराम चिन्ह का प्रयोग करना है और वह घटक आपको 1 अंक के लिए पूछा जाएगा, 1 अंक आपको वहां पाना है। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ देखिए, आपको काल परिवर्तन के लिए 2 घटक दिए जाएंगे और दोनों घटकों का आपको एक घटक के लिए यानी एक वाक्य के लिए 1 अंक, इस प्रकार 2 वाक्य दिए जाएंगे और दोनों वाक्यों को कोष्टक में जो दिया गया काल है उस काल के अनुसार आपको परिवर्तित करना है और सही वाक्य बनाना है। यदि आप सही वाक्य बनाते हैं उस काल के अनुसार तो निश्चित रूप से आपको 1 अंक एक वाक्य के लिए मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 वाक्य दिए जाएंगे, तो एक वाक्य के लिए 1 अंक यानी 2 अंक आपको वहां मिल जाएंगे। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। देखिए, आपको वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में कौन सा रचना के अनुसार जो भेद है वह भेद आपको पहचानने हैं। आप सब जानते हैं रचना के अनुसार सिर्फ 3 ही भेद हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। उनमें से ही एक वाक्य आपको दिया जाएगा और वो वाक्य तीनों में से कौन से प्रकार का है ये आपको पहचानना है और वह सिर्फ वाक्य का प्रकार आपको वहां लिखना है और इसके लिए आपको 1 अंक जो है वो मिल जाएगा। इसमें दूसरा सवाल रहेगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। देखिए, आपको एक वाक्य दिया जाएगा और कोष्टक में जिस वाक्य का अर्थ के अनुसार जो कई 7 या 8 प्रकार है उनमें से किसी एक प्रकार को परिवर्तित करने के लिए कहा जाएगा। तो उस परिवर्तित करने के लिए जो कहा गया घटक है उसमें आपको ये वह वाक्य दिया हुआ वाक्य जो है परिवर्तित करना है। यदि आप सही ढंग से परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से वह भी आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो इस भाषा अध्ययन में अंतिम सवाल रहेगा, वह 11वां सवाल रहेगा। तो वह सवाल इस प्रकार होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए।
देखिए, आपको इस भाषा अध्ययन में बिल्कुल वाक्य शुद्धिकरण बढ़िया ढंग से आपको पवार मैडम जी ने पढ़ाए हैं। तो यहाँ कारक के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार आपको उस वाक्य में गलती दी जाती है। एक वाक्य में 2 गलतियां होती हैं, तो घटक के लिए एक गलती आधा अंक रहेगा। तो इस तरह कुल मिलाकर एक वाक्य में यदि आधे अंक की 2 घटक शुद्ध करके आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 1 अंक एक वाक्य को मिल जाएगा, और दोनों वाक्य आप सही ढंग से वहां शुद्ध करके लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर यहाँ देखिए, शब्द भेद के लिए 1 अंक, अवयव वाक्य में प्रयोग करने के लिए 1 अंक, संधि की तालिका पूरी करने के लिए 1 अंक, सहायक क्रिया पहचानने के लिए या प्रयोग करने के लिए 1 अंक, ऋणात्मक क्रिया का रूप लिखने के लिए 1 अंक, मोहरा लिखने के लिए 1 अंक, कारक पहचानने के लिए 1 अंक, विराम चिन्हों का प्रयोग करने के लिए 1 अंक और काल परिवर्तन करने के लिए 2 अंक। इसी के साथ साथ रचना के अनुसार प्रकार पहचानने के लिए 1 अंक, अर्थ के अनुसार परिवर्तन करने के लिए 1 अंक और वाक्य शुद्धिकरण के लिए 2 अंक। कुल मिलाकर 14 अंकों के लिए यह भाषा अध्ययन एवं व्याकरण के सवाल आपको प्रतियोगिता में पूछे जाएंगे। तो चौथा घटक यहाँ पूरा हो गया। अब मैं आ रहा हूं विभाग क्रमांक 5, पत्र लेखन। तो यहाँ पत्र लेखन कुल मिलाकर 5 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। आपको पता है कृति पत्रिका में आपको 2 प्रकार के पत्र आने वाले हैं। पहला प्रकार होगा औपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार होगा अनौपचारिक पत्र। दोनों में से एक पत्र लिखना है, आपको ध्यान रखिए, दोनों पत्र नहीं लिखने हैं, एक दोनों में से सिर्फ एक ही पत्र लिखना है। जो आपको सही ढंग से ज्यादा अंक देगा वह उस प्रकार को आप चुनिए, वह लिखिए। अब यहाँ इन 5 अंकों का जो विभाजन है वह इस प्रकार रहेगा। दिनांक और संबोधन लिखने के लिए 1 अंक रहेगा। इसमें पत्र पाने वाले का नाम, ओहदा जिसे हम पद कहते हैं, तथा ईमेल आईडी, इनके लिए 1 अंक रहेगा। ध्यान रहे, दिनांक हो जाने के बाद जिनका हम नाम या पता औपचारिक पत्र में डालते हैं उनका ईमेल आईडी लिखना अपेक्षित है, तो उसके लिए 1 अंक रहेगा। दूसरा 1 अंक रहेगा संक्षेप में विषय उल्लेख, संदर्भ उल्लेख और अभिवादन। यदि वह पत्र आवेदन पत्र है तो आपको संदर्भ जोड़ना जरूरी है। आवेदन का अर्थ है आप नौकरी मांगने के हेतु यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो वह संदर्भ लिखना, उसका संदर्भ का उल्लेख करना जरूरी है वहां। और विषय तो हर औपचारिक पत्र में आपको लिखना ही है। तो विषय और अभिवादन के लिए आपको यहाँ 1 अंक दिया जाएगा। विषय विवेचन के लिए 2 अंक रहेंगे। देखिए इसमें पत्र का कलेवर रहेगा, मुख्य विषय रहेगा, और ये लगभग 3 परिच्छेदों में लिखना अपेक्षित है, चाहे वह औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, तो 3 परिच्छेदों में ये पत्र लिखे। भले ही ये परिच्छेद छोटे हो क्यों न हो, लेकिन 3 अंकों में यह विषय विस्तार जो है वो करना जरूरी है। और अंत में जो 1 अंक है वह आपके जो आप लिखने वाले पत्र लिखने वाले हैं उनका नाम, पता, हस्ताक्षर और ईमेल आईडी के लिए आपको ये 1 अंक रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ 5 अंकों का बंटवारा इस प्रकार हो जाएगा। अब अगला सवाल होगा, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में से एक वाक्य में हो। तो आप सभी को यह जो घटक है हमारे तहसील के माननीय खिलारे सर जी ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए हैं। तो
आपको 4 सवाल इस प्रकार बनाने हैं, उन चारों सवालों का जवाब एक एक वाक्य में हो। अब देखिए सवाल तैयार करते समय इस प्रकार का सवाल नहीं बनाना है कि उपर्युक्त गद्यांश से कौन सी सीख प्राप्त होती है, या उपर्युक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इस प्रकार के सवाल आपको नहीं बनाने हैं। सवाल पहले वाक्य से लेकर अंतिम वाक्य तक होने जो अपेक्षित है यहाँ, तो बीच में से यदि एक आध वाक्य पर आप सवाल तैयार करते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन पहला सवाल पहले वाक्य पर हो और चौथा सवाल अंतिम वाक्य पर हो तो बढ़िया रहेगा। तो 4 सवाल आपको इस प्रकार बनाने हैं, एक सवाल के लिए 1 अंक। इसमें ध्यान रखें प्रश्न चिन्ह देना आप मत भूलिए। यदि आप प्रश्न चिन्ह देना भूल जाते हैं तो सार्थक ढंग से आपने प्रश्न जो तैयार किए वह अच्छे साबित नहीं होंगे। और प्रश्नार्थक सर्वनाम का भी जिक्र उस प्रश्न में होना जरूरी है। अगला सवाल होगा आ वृत्तांत लेखन। आपको एक विषय दिया जाएगा और उस विषय का वृत्तांत जो है वह 5 अंकों के लिए आपको वृत्तांत लेखन करना है, और उस वृत्तांत लेखन में किस प्रकार अंकों का विभाजन है यह मैं बताने जा रहा हूं। तो उस वृत्तांत का जो शीर्षक है उस शीर्षक को 1 अंक है। अब देखिए हम जो वृत्तांत लिखते हैं उसको शीर्षक देते हैं, तो उस शीर्षक को यानी पहली पंक्ति में जो लिखते हैं वह शीर्षक होता है। तो वह शीर्षक यदि 5-6 शब्दों में हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वृत्तांत का शीर्षक है, किसी कहानी का शीर्षक नहीं है। यदि कहानी का शीर्षक है तो 2-3 शब्दों में भी वो हो सकता है, 1 शब्दों में भी हो सकता है। तो ध्यान रहे कि वह शीर्षक के लिए आपको 1 अंक रहेगा। विषयानुरूप आपने जो अभिव्यक्ति की है, वृत्तांत लेखन किया, उसके लिए 2 अंक रहेंगे। स्थल काल घटना का यदि आपने सही ढंग से उल्लेख किया है तो उसके लिए 1 अंक दिया जाएगा। और रोचक प्रभावी सरल भाषा तथा आकर्षक समापन आपने उस वृत्तांत का किया है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपको 5 अंकों का बंटवारा हो गया। शीर्षक के लिए 1 अंक, विषय विस्तार के लिए 2 अंक, स्थल काल घटना का उल्लेख करने के लिए 1 अंक, और रोचक प्रभावी भाषा है, आकर्षक समापन किया है आपने तो 1 अंक। इस प्रकार 5 अंक आपको विभाजित करके मिलेंगे। इसके लिए अथवा सवाल होता है कहानी लेखन। अब देखिए 70 से 80 शब्दों में आपको कहानी लेखन करनी पड़ती है। तो इस कहानी लेखन का जो विभाजन है वह इस प्रकार रहेगा। देखिए पहला 1 अंक जो है वह आपको उस शीर्षक के लिए रहेगा। कहानी जो आप लिखने जा रहे हैं उसका शीर्षक संक्षेप में हो, यह ध्यान रखें आप। मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि कहानी का शीर्षक 2-3 शब्दों में ही होना अपेक्षित है, नहीं तो 10-15 शब्दों का शीर्षक बिल्कुल दुरुस्त नहीं रहेगा। आपका 1 अंक वहां काट दिया जाएगा, परीक्षक आपके 1 अंक वहां काट सकते हैं। तो सिर्फ 2-3 शब्दों तक यदि वह सीमित रहेगा तो निश्चित रूप से आपको 1 अंक मिल जाएगा। यदि आपने कहानी लेखन सही ढंग से की गई है, यदि आप उस जो कहानी लिखी है उसकी भाषा प्रभावी है, प्रवाही है, रोचक प्रस्तुति आपने की है, उसमें मुहावरों का प्रयोग किया है, कहावतों का प्रयोग किया है, शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है, तो वहां आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो शुद्ध लेखन मुहावरेदार कहावतों के साथ यदि आप परिभाषा लिखते हैं, कहानी लेखन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 3 अंक मिलेंगे। लेकिन जहां जहां मुहावरों का और कहावतों का प्रयोग किया है वहां आप अधोरेखांकित करना न भूलें। और अंतिम 1 अंक जो है वह सीख के लिए रहेगा, यानी आपको उस कहानी से क्या बोध मिला, कौन सी सीख प्राप्त हुई, इसके लिए 1 अंक रहेगा। वह भी 1 या 2 वाक्यों में ही पूरा करना है, ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको 1 अंक रहेगा। तो कुल मिलाकर कहानी लेखन में शीर्षक के लिए 1 अंक, कहानी का पूरा विस्तार है उसके लिए 3 अंक। अब ये कहानी भी 3 या 4 परिच्छेदों में सीमित हो, ज्यादा परिच्छेद नहीं डालने हैं, और सीख के लिए 1 अंक। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 अंक जो है वो 5 अंक आपको दिए जाएंगे।
अब उसके आगे दूसरा जो सवाल रहेगा, दूसरा घटक रहेगा विज्ञापन लेखन का। तो यहाँ विज्ञापन लेखन भी आपको 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ विज्ञापन लिखते समय आपको आपके अध्यापक है उन्होंने बताया होगा कि निश्चित रूप से ये जो विज्ञापन है वो 50 से 60 शब्दों में होना अपेक्षित है। और इसका जो अंक विभाजन है वो इस प्रकार रहेगा। विषयानुरूप जो अभिव्यक्ति आपने प्रस्तुत की है उसके लिए 2 अंक रहेंगे। आकर्षक, प्रभावी, सरल, सुगम भाषा यदि आपने चुनी है, लिखी है, तो इसके लिए आपको 2 अंक रहेंगे। प्रभावी और आकर्षक समापन आपने उस विज्ञापन का किया है तो यहाँ आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो विषयानुरूप अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक, आकर्षक, प्रभावी, सरल भाषा के लिए 2 अंक। और देखिए विज्ञापन में शीर्षक देंगे आप। समापन करते समय संपर्क, मोबाइल क्रमांक, व्यक्ति का नाम, ओहदा लिखना ना भूलें। तो यदि आप इस प्रकार विज्ञापन लिखेंगे तो 5 में से 5 अंक आपको जरूर दिए जाएंगे। अब हमारी कृति पत्रिका का अंतिम घटक जो 7 अंकों के लिए पूछा जाएगा वह है निबंध लेखन। आपको निबंध लेखन के लिए कुल मिलाकर यहाँ 2 घटक दिए जाएंगे और इन 2 घटकों के किसी एक घटक को आपको चुनना है और अच्छे ढंग से निबंध लिखना है। तो यहाँ इसके लिए कुल 7 अंक रहेंगे। उसका विभाजन इस प्रकार रहेगा। आकर्षक और प्रभावी प्रारंभ जो है उस निबंध का, उसके लिए 1 अंक रहेगा। आपने जो निबंध लिखा है उसमें यदि विचारों की स्पष्टता है, परिच्छेदों की रचना आपने सही ढंग से की है, सुसंगत विस्तार यदि आपने किया है तो इसके लिए आपको 3 अंक रहेंगे। और यदि आपने उस निबंध लेखन में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, सुवचनों का प्रयोग किया है, उक्तियों का प्रयोग किया है, भाषा का सौंदर्य आपने बढ़ाने का कार्य किया है, आपका अक्षर यदि सफाईदार है, सुंदर है, तो आपको उसके लिए 2 अंक रखे हैं। तो जरा सोचिए इस बात पर। निबंध लेखन में यदि हमें अच्छे अंक पाने हैं तो इन सभी घटकों का, मुहावरों का, कहावतों का, सुवचनों का प्रयोग करना जरूरी है। और जहां जहां आप प्रयोग करेंगे वहां वहां अधोरेखांकित करना न भूले। यदि आप सही ढंग से अधोरेखांकित करेंगे उन मुहावरों को, कहावतों को, सुवचनों को, तो निश्चित रूप से परीक्षक का ध्यान वहां आकर्षित होगा और आपको वहां जो 2 अंक रखे हैं वो 2 अंक परीक्षक देने में सहायता साबित होंगे। और अंतिम जो 1 अंक रहा है वह उस निबंध का आकर्षक समापन करने के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार 7 अंक निबंध लेखन के लिए रहेंगे। फिर एक बार बताता हूं, देखिए आकर्षक और प्रभावी प्रारंभ के लिए 1 अंक, विषय प्रतिपादन के लिए 3 अंक रहेंगे। तो 1 और 3 4 अंक हो गए। मुहावरेदार भाषा, सुवचन है, विचार स्पष्टता है, उक्तियों का प्रयोग है, तो हस्ताक्षर आपका किस प्रकार का है इसके लिए 2 अंक रखे हैं। और आकर्षक समापन के लिए 1 अंक। तो इस प्रकार 7 अंक का विभाजन रहेगा। यदि हम सही ढंग से वहां लिखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ आपको 80 अंकों का ये हमें बंटवारा देखा, तो 80 अंकों का जो बंटवारा है वो बंटवारा निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और आपको 80 में से लगभग 87-88 अंक जो है वह अच्छे ढंग से मिल जाएंगे। अब मैं आ रहा हूं अगले घटक की ओर, जो 20 अंकों का जो मौखिक परीक्षा का अंकदान है वह किस प्रकार रहेगा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ जो मौखिक परीक्षा के 20 अंक होते हैं तो वह किस प्रकार रहते हैं जरा देखिए। तो यहाँ 20 अंकों में से 10 अंक जो है वह स्वाध्याय के लिए रखे गए हैं। तो 2 स्वाध्याय आपसे आपके अध्यापक लिख कर लेंगे और
2 स्वाध्यायों के लिए 10 अंक, यानी एक स्वाध्याय के लिए 5 अंक रहेंगे। तो यहाँ एक स्वाध्याय 5 अंकों के लिए, तो यहाँ निश्चित रूप से आपको बड़े ढंग से अंक पाने के लिए आपको सही ढंग से स्वाध्यायों का लेखन करना जरूरी है। अब ये स्वाध्याय लेखन आपके जो कोई किताब है, उस किताब में से जो कोई सवाल हैं, जैसे कि व्याकरण के घटक है, गद्य पद्य है, गद्यांश दिया जाएगा या फिर पद्यांश दिया जाएगा, या फिर जो उपयुक्त लेखन के जो घटक है, जैसे हमने देखे अभी पत्र लेखन है, कहानी लेखन है, विज्ञापन है, निबंध लेखन है, आकलन कृति है, इस प्रकार भी आपको आपके अध्यापक दे सकते हैं। तो इनमें से किसी 2 प्रकार के आपको स्वाध्याय दिए जाएंगे और आपको 10 अंक रहेंगे। जो 10 अंक रह गए मौखिक परीक्षा में से, वो उसका बंटवारा, उसका विभाजन इस प्रकार है। पहला है श्रवण कौशल। अब यहाँ देखिए, कौशल जो है उसके लिए अलग अलग घटक जो है वह आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ श्रवण कौशल में जो आपको घटक दिए जाएंगे वह इस प्रकार रहेंगे कि 4 अध्यापक, आपके अध्यापकों के सामने 4 विकल्प रहेंगे। पहला विकल्प यह है कि यह जो आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश पर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है कि छोटे संक्षिप्त रूप में वह गद्यांश जो है, सवाल जो है वह आपको पूछे जाएंगे, उसके जवाब आपको लिखने पड़ेंगे। या फिर 5 वाक्य आपको आपके अध्यापक बताएंगे मौखिक तो रूप में, और आपको वह लिखित रूप में वह कागज पर लिखना। 5 वाक्य नहीं देते हैं आपके अध्यापक, तो आपको 10 शब्द जो है वो 10 शब्द आपके अध्यापक आपको लिखने के लिए देंगे। तो ये जो चुने हुए शब्द है वह संयुक्ताक्षर वाले हो सकते हैं, अनुस्वारयुक्त वाले हो सकते हैं, अनुनासिक शब्द भी हो सकते हैं, कई बार विराम चिन्ह का प्रयोग वाले भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपको वाक्य दिए जाएंगे। तीसरा विकल्प आपके अध्यापकों के सामने रहेगा, पद्यांश सुनकर उस पर आधारित 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपको पद्यांश सुनाया जाएगा और उस पर 5 सवाल दिए जाएंगे, बताएंगे आपके अध्यापक, और उनके जवाब आपको उसी समय एक एक सवाल का जवाब आपको उस पर्ची पर लिखना पड़ेगा, जो पर्ची, जो कागज बोर्ड की ओर से हमें प्राप्त होता है। या फिर ऐसा भी चौथा विकल्प अध्यापकों के सामने रहेगा, ऑडियो क्लिप जो है वह आपको सुनाई जाएंगी, और ऑडियो क्लिप पर वह सुनाकर आपको उसके जवाब जो है वह आपको सवाल दिए जाएंगे और उसके जवाब आपको लिखने पड़ेंगे। तो ऐसे 4 विकल्प अध्यापकों के सामने रहेंगे। पहला है गद्यांश आपको दिया जाएगा, या तो फलक पर लिखकर दे सकते हैं, या फिर कागज प्रिंटेड कागज आपको दिया जाता है, तो कैसे भी अध्यापक दे सकते हैं। दूसरा विकल्प उनके सामने रहेगा, या तो 5 वाक्य या फिर 10 शब्द। तीसरा विकल्प रहेगा उनके पास कि पद्यांश सुनाना और उस पर सवाल पूछना, या फिर ऑडियो क्लिप सुनाना और फिर उस पर 5 वस्तुनिष्ठ सवाल जो आपको दिए जाएंगे और वह आपको उसके जवाब लिखने पड़ेंगे। जो 5 के लिए संभाषण कौशल वाला सवाल रहेगा, संभाषण कौशल में आपके अध्यापकों के सामने 3 विकल्प रहेंगे। पहला विकल्प ये इस प्रकार का होगा, किसी एक रचनाकार की किसी पढ़ी हुई रचना के बारे में सहमत प्रकट करने के लिए आपको अध्यापक जो है वह कह सकते हैं। यानी जो बड़े लेखक हैं, कवि हैं, उनका यदि किसी पुस्तक पढ़ा हुआ है तो पुस्तक के बारे में आपको सहमत प्रकट करने के लिए कहेंगे, या किसी रचनाकार के बारे में जानकारी भाषण करने के लिए कहेंगे आपके अध्यापक, या किसी रचना के बारे में संक्षेप आशय बताने के लिए कहेंगे। पुस्तक यदि आपको पसंद आया है तो उसके बारे में
कारण आपको पेश करने के लिए कहेंगे। तो इस प्रकार आपको वहां आपका स्वमत जो है प्रकट करना है और उस समय अध्यापक आपके उच्चारणों की ओर ध्यान रखेंगे, आपकी अभिव्यक्ति किस प्रभावी ढंग से हो रही है या नहीं, आपका आत्मविश्वास किस प्रकार का है। इन बातों को गौर करते हुए आपको उनमें से 5 अंक दिए जाएंगे। दूसरा विषय रहेगा, दूसरा विकल्प आपके अध्यापकों के सामने रहेगा, दिए गए विषय पर विचार प्रकट करना। यानी आपको जो विषय देंगे आपके अध्यापक, यानी कई मौलिक सृजन वाले जो कई कृतियां हमारी किताब में से है, कई अभिव्यक्ति वाली कृतियां हमारी किताब में आ गई हैं, तो यह जो बातें हैं और यह बातें आपके अध्यापक आपको बताएंगे और उसमें से किसी एक विषय आपको देंगे और उस पर आपको भाषण देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको ये जो 5 अंक है, यह दूसरा विकल्प रहेगा आपके अध्यापकों के सामने। तीसरा विकल्प आपके अध्यापकों के सामने रहेगा, पाठ्य पुस्तक से किसी गद्य या पद्य पाठ पर अपने विचार जो है वो 8 या 10 वाक्यों में प्रकट करो। इस प्रकार भी आपको अध्यापक बता सकते हैं। यानी आपके पाठ्य किताब में से जो हमने पाठ पढ़े हैं उनमें से किसी भी एक पाठ के बारे में जानकारी आपको बतानी पड़ेगी, जैसे कि पाठ का नाम, रचनाकार का नाम, वह उसकी विधा कौन सी है, संक्षेप में उस पाठ का आशय, पाठ पसंद आने का कारण। इस प्रकार की जानकारी आपको इस भाषण में करनी पड़ेगी, संभाषण कौशल में। और जिसका मूल्यांकन करते समय अध्यापक यह जांचेंगे कि आपके उच्चारण किस प्रकार के हो रहे हैं, हिंदी भाषा के शब्दों की तरह हो रहे हैं या फिर मराठी भाषाओं की तरह आप उच्चारण कर रहे हैं, यह गौर से देखेंगे आपके अध्यापक। उसी के साथ साथ आपका आत्मविश्वास किस प्रकार का है यह भी देखेंगे, आपकी अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण हो रही है या नहीं, इस प्रकार भी जानकारी देखेंगे। तो इस प्रकार के आपके 20 अंकों का बंटवारा रहेगा। 10 अंक स्वाध्यायों के लिए, इसमें 2 स्वाध्याय रहेंगे। पहला स्वाध्याय 5 अंकों के लिए, दूसरा स्वाध्याय 5 अंकों के लिए, और जो 10 अंक मौखिक परीक्षा के लिए रहेंगे उसमें से श्रवण कौशल, यानी सामने अध्यापक कहेंगे और आपको लिखित कागज पर आपको जवाब, शब्द, वाक्य उनमें से कुछ भी लिखा तब जो आपके अध्यापकों ने चुना है वह 5 अंकों में पूछा जाएगा। और 5 अंक संभाषण कौशल के रहेंगे। इसमें भी विकल्प 3 विकल्प आपके अध्यापकों के सामने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो कौन से भी एक विकल्प आपके अध्यापक आपको पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने आज देखा कि पूरा जो हमारा 100 अंकों का विषय है, इसमें कृति पत्रिका 80 अंकों की और मौखिक परीक्षा या अंतर्गत मूल्यांकन जो है वह 20 अंकों का, 80 जोड़ना 20, यानी कुल मिलाकर 100 अंकों का विवरण आज हमने देखा। तो मुझे ये कहते हुए आपको आपके सामने पेश होते हुए बहुत आनंद हुआ। निश्चित रूप से आपने इन बातों का गौर किया होगा। यदि हमें अच्छे अंक पाने हैं हिंदी विषय में, तो पहले हमारे सामने कृति पत्रिका का प्रारूप होना जरूरी होता है। यदि हमारे सामने प्रारूप ही नहीं है तो हम अच्छे ढंग से अंक जो है वह पा नहीं सकते। जिस प्रकार जो हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि यदि हम देखते हैं तो क्रिकेट मैचों के 3 प्रकार है, जैसे कि T20 मैच है, देशी मैच है, कसौटी मैच है। तो हर एक में अलग अलग शैली वाले बल्लेबाज और गेंदबाजों का होना जरूरी पड़ता है। उसी प्रकार यदि हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा सवाल किस प्रकार का है तो उसका जवाब हम किस प्रकार प्रतिपादित करें, लिखें। आज आपको ज्ञात हुआ है इस कृति पत्रिका का प्रारूप, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा, मुनाफा होगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। यहाँ मैं आपके सामने हमारे पितामह जी, सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हिंदी अध्यापक महामंडल के उपाध्यक्ष काका सूर्यवंशी जी सर जी, उसी के साथ साथ उपाध्यक्ष मुजावर सर जी, मुल्ला सर जी, खमकर सर जी और हमारी मान तहसील
विभाग की गट शिक्षा अधिकारी विभूति मैडम जी, विस्तार अधिकारी गायकवाड़ मैडम जी, उसी के साथ साथ मान तहसील के अध्यक्ष तांबोली सर जी और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य इनमें शेख सर जी, खाटकर सर जी, जावेद सर जी, खिलारे सर जी, गायकवाड़ निकम मैडम जी, तोड़कर मैडम जी, पवार मैडम जी, उसी के साथ साथ राउत सर जी, जाधव सर जी और भी सभी जगताप सर जी हैं। तो सभी ये जो अध्यापक हैं, इन सभी ने जो ये योगदान दिया, इसी कारण आज हम ये उपक्रम सफल बना सके। और इसमें अहम भूमिका जो है वह अहम भूमिका आपने निभाई है छात्र मित्रों और अध्यापक मित्रों। अध्यापक मित्रों ने आज तक यह सभी लिंक जो है वो छात्रों तक पहुंचाने का कार्य किया है और छात्रों ने भी सराहनीय योगदान अपना कीमती वक्त इस उपक्रम में दिया है। तो मैं आप सभी का यहाँ मैं आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ इस उपक्रम का समापन करता हूँ। धन्यवाद।